नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। देश में मॉनसून सक्रिय है और खरीफ फसलों के लिए मॉनसून की बारिश काफी अहम मानी जाती है। लेकिन देखा जाता है कि मॉनसून की बरसात हर जगह एक समान नहीं होती, यानी बादल कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरस जाते हैं। ऐसे में इस समय खेतों में लगी फसलों की देखभाल काफी अहम हो जाती है। अगर बात सब्जियों की करें तो इस समय खेतों में कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। इस मौसम में सब्जियों में कई तरह के कीट व बीमारियां लगने और अधिक बरसात के चलते सब्जियों में जड़ गलन आदि की समस्याएं हो सकती हैं। बरसात के इस मौसम में किसान खेतों में लगी सब्जियों की देखभाल कैसे करें और किस तरह के कीट और रोग इस समय फसल में लग सकते हैं और बचाव के लिए क्या उपाय करें, इन तमाम पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। मॉनसून में सब्जियों की देखभाल पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सब्जी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर BS तोमर जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK शर्मा जी। इन दोनों से ही आपकी बातचीत जो हम है वो जरूर करवाएंगे। लेकिन आइए सिलसिला ये जो है वो शुरू करने से पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जहां पहले सब्जियां सिर्फ आलू, टमाटर और बैंगन आदि तक ही सीमित मानी जाती थी, वहीं अब किसान विदेशी सब्जियों की खेती करने में भी रुचि ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय और कृषि वैज्ञानिकों की ओर से सब्जियों की उन्नत और नई नई किस्मों के विकास का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में किसान अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सब्जियों की उन्नत किस्मों की बुआई कर उनकी देखभाल करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी ओर किसानों को मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की खेती और उसमें समसामयिक कृषि कार्य करने चाहिए। सब्जियों की फसल को नमी की जरूरत तो होती है, लेकिन इनमें जल भराव सहन करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में किसान अपने खेतों में पानी जमा नहीं होने दे। जल भराव के कारण सब्जियों में जड़ और पत्तों से जुड़ी बीमारियां लगने की आशंका बनी रहती है। इससे बचाव के लिए किसान खेत में उचित जल प्रबंधन करे, खेतों में पानी जमा न होने दे। जब पानी नहीं हो रुपाई तभी करे। ऐसा करने से सब्जियों में जड़ गलन संबंधी समस्या नहीं आएगी। वैसे तो बरसात के मौसम का सब्जियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन समस्या तब आती है जब बरसात ज्यादा हो जाती है और इसी से बचने के उपाय किसानों को करने चाहिए। अधिक बरसात का असर सब्जी की बढ़वार और उत्पादकता दोनों पर पड़ता है। खास तौर से बरसात के मौसम में बेल वाली सब्जियों की देखभाल करें। अधिक बरसात से बेल वाली सब्जियों को नुकसान ना हो, इसके लिए किसान हिल चैनल विधि से बुआई करे। खेत में जल निकासी की व्यवस्था करे और ढलान के अनुरूप नालियों का विकास करे। बेलों को पारंपरिक विधि की बजाय मचान विधि से लगाएं। इस विधि से बेल लगाने पर पौधों को नुकसान नहीं होता। बरसात के मौसम में मचान विधि से बेल लगाने पर बेहतर उत्पादन होता है, पैदावार की गुणवत्ता अच्छी होती है, रंग का विकास अच्छा होता है और कीड़ों व बीमारियों का प्रकोप काफी कम हो जाता है। क्योंकि जब बेल वाली सब्जियों को जमीन से ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है और पानी व मिट्टी पत्तियों के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे बीमारियां आने की आशंका काफी कम हो जाती है और कीड़े भी कम लगते हैं। तो बरसात के मौसम में खासकर बेल वाली सब्जियों का उचित प्रबंधन करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट, इसके साथ ही आइए रुक करते हैं डॉक्टर तोमर का। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी डॉक्टर तोमर, जैसे कि हम सभी को ये पता है कि जो मॉनसूनी बरसात होती है वो हमारी फसलों के लिए काफी लाभकारी होती है, लेकिन अगर हम सब्जियों के संबंध में आपसे जानकारी लें तो मॉनसून की जो बरसात है वो सब्जियों के लिए क्या अहमियत रखती है? देखिए, बरसात का मौसम सभी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है जी, लेकिन अगर वर्षा की निरंतर और अधिकता एक साथ हो जाती है तो ऐसे में जल भराव के कारण सब्जी फसलों में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मौसम की वर्षा हमेशा लाभकारी होती है, लेकिन सब्जी फसलों में अगर जल भराव की स्थिति आती है तो वो सब्जी फसलों के लिए नुकसानदायक होती है।
और जिन सब्जी फसलों में अभी पुष्पन की अवस्था है, पुष्पन हो रहा है और निरंतर वर्षा होने के कारण या मौसम खराब होने के कारण बादलों से घिरा होने के कारण इस ऐसे में परागण की जो प्रक्रिया है सब्जी फसलों में वो प्रभावित होती है, वृद्धि कम हो जाती है, तो इससे उत्पादन कम होता है। जी। तो ऐसे में मौसम का बड़ा योगदान है सब्जी फसलों के उत्पादन में। जी। वहीं अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून के इस मौसम में कौन-कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो खेतों में पहले से लगी हैं और उनकी देखभाल जो है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अभी हमारे किसान भाइयों ने अपने खेत में बैगन और बेल वाली सब्जियों में लौकी, तुरई, खीरा, चिचिंडा और आप कहें तो परवल आदि खेत में अभी हमारे किसानों ने लगाए हुए हैं। और बहुत सारे किसानों ने अगेती गोभी जो सितंबर के मध्य में तैयार होगी या अगस्त के अंत में तैयार होगी, उसकी रोपाई भी खेतों में की हुई है, खेतों में फसल अभी खड़ी हुई है। इसी के साथ साथ जो दलहनी फसलों में लोबिया की बुआई की हुई है, ग्वार की बुआई है या सेम की बुआई की हुई है, ये फसलें अभी किसानों के खेत में खड़ी हैं। और जो किसान भाई अभी अपनी बैगन की, मिर्ची की पौध तैयार कर रखी है और वर्षा के कारण अगर वो रोपाई नहीं कर पाए हैं तो उसकी रोपाई भी अभी होनी है। और अभी सितंबर माह में तैयार होने वाली जो गोभी की किस्में हैं उनकी रोपाई का भी समय अभी 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और वो आदर्श समय रहेगा। तो ऐसे में किसान भाई अपनी फूल गोभी की जो सितंबर माह के मध्य अंत में तैयार होने वाली किस्में हैं उनकी रोपाई भी अभी किसान भाई करेंगे। जी। डॉक्टर तोमर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस समय किन किन इलाकों में कौन कौन सी सब्जियों की खेती की जा सकती है और साथ ही अगर आप उन्नत किस्मों के बारे में भी बताएंगे तो किसानों तक ज्यादा जानकारी पहुंच पाएगी। देखिए, उत्तर भारत के अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो अभी हमारी फूल गोभी की जो अगेती किस्में हैं जिसमें पूसा मेघना है या पूसा कार्तिक शंकर है या इसी समूह की अन्य किसी बीज कंपनी की किस्में हैं, उनकी अभी पौध की रोपाई की जा सकती है। और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जैसे राजस्थान का अलवर का क्षेत्र है या हरियाणा का जो ये दक्षिण पश्चिमी भाग है उसमें, और या राजस्थान के कुछ अन्य हिस्सों में अभी खरीफ की जो प्याज की रोपाई सेट्स के द्वारा की जा सकती है और उसकी पौध तैयार करके भी रोपाई की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अभी जो नवंबर माह में तैयार होने वाली फूल गोभी की किस्में हैं उनकी अभी पौधशाला डालने का उपयुक्त समय आ रहा है। ऐसे में किसान भाई पौधशाला की तैयारी करके उसका बिजाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक है, आल ग्रीन एक बहुत उन्नत किस्म है, भारती, पूसा भारती, किसान भाई इन दोनों किस्मों से कोई एक किस्म का चयन कर सकते हैं। इसकी आप किसान भाई हमारी बिजाई कर सकते हैं खेतों में अभी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पालक की वर्षा के मौसम के दौरान खेती करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो बिजाई है वो मेड़ों के ऊपर करनी है या उठी हुई 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में इसकी बिजाई करें। और अगर बात करें अभी और दूसरी जो किसान भाई रोपाई नहीं कर पाए हैं बैगन की, कोई भी चाहे लंबे वाले बैगन की फसल हो, गोल वाली हो, मिर्ची की हो, उनकी भी रोपाई हमारे किसान भाई अभी उत्तर भारत के मैदानों में कर सकते हैं जी। अगर हम बात करते हैं मध्य भारत की तो मध्य भारत में बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसमें हमने जिनके नाम लिए, बैगन है, मिर्ची है, बेल वाली सब्जियां हैं, उन सब की बिजाई अगर किसान भाइयों ने नहीं की है उनकी बिजाई की जा सकती है। तो और जो हमारे देश के दक्षिणी भाग हैं जहाँ अभी मानसून पूरा सक्रिय है वहाँ पे अभी नई फसलों की बिजाई या रोपाई का कार्यक्रम अभी किसान भाइयों को मौसम के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा। अगर मौसम उनके अनुकूल है तो वो रोपाई अभी की जा सकती है जी। तो ये कुल मिलाकर के पूरे देश की स्थिति मैं कहना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर स्थिति है वो उत्तर भारत और मध्य भारत के
क्षेत्रों में है जहाँ पे किसान भाई सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। डॉक्टर तोमर, हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है, तो बरसात के इस मौसम में, मानसून के इस मौसम में क्या पॉली हाउस के अंदर भी सब्जियों की खेती की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस तरह से जो तापमान है उसको अंदर किस तरह से जो है वो बनाए रखना चाहिए उन्हें? देखिए, निश्चित रूप से जो संरक्षित खेती है उसके अंदर अभी हमारे किसान भाई अपनी टमाटर, शिमला मिर्च और अगेती खीरे की पौध की तैयारी कर सकते हैं और पौध तैयार करके इसकी जो रोपाई है वो अगस्त के प्रारंभ में चाहे की जा सकती है या मध्य अगस्त तक की जा सकती है। उसके हिसाब से किसान भाइयों को खीरे की, शिमला मिर्च, टमाटर और चेरी टमाटर की किस्मों का चयन करना होगा और पहले पौध तैयार करनी होगी नियंत्रित अवस्थाओं में, यानी कि जो पौध तैयार करना है वो आपको भी संरक्षित अवस्थाओं में की जाएगी। अभी हाल फिलहाल में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पॉली हाउसेज के अंदर कोई भी फसल अभी उगाने की संभावना नहीं है। अभी हम तैयारी की अवस्था में है, पौध तैयार करने की अवस्था में है और आगे आने वाले 15 दिनों में या 20 दिनों में इनकी रोपाई संरक्षित अवस्थाओं में संभव हो पाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाई शिमला मिर्च, टमाटर, खीरे के अतिरिक्त अगर संरक्षित अवस्थाओं में कुछ करना चाहते हैं तो कीट अवरोधी जाल घरों में आप अभी बैगन की, मिर्ची की रोपाई कर सकते हैं। आप अगर आपके पास पार्शियल शेडिंग वाले नेट हैं, शेड नेट हैं, तो आप उनके अंदर अभी आप पत्तेदार सब्जियों की, धनिया की बिजाई कर सकते हैं ताकि किसान भाई अपनी पालक की, धनिये की अगेती बिजाई करके अच्छा उत्पादन से ले सकते हैं। जी, अगर मैं किस्मों के ऊपर एक बार फिर से आपसे बात करना चाहूँ तो मैं ये जानना चाहूँगी, और जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिल सके, कि सब्जियों की ऐसी कौन सी रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कीटों और रोगों के लगने की संभावनाएं जो है वो कम होती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है सब्जी फसलों में कीट रोधी किस्मों की, तो इस दिशा में हमारे देश में बहुत अधिक कार्य नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि सब्जी फसलों में जिनके मैंने नाम लिए हैं, पहली मैं चर्चा करना चाहूँगा बैगन में प्रमुख रूप से 2 रोगों को हम अक्सर देखते हैं। एक तो होता है ये विल्ट का रोग जिसमें पौधा सूख जाता है, और एक होता है बैक्टीरियल विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट होता है, बैक्टीरियल विल्ट होता है। बैक्टीरियल विल्ट जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ह्यूमिडिटी और नमी तापक्रम अधिक होते हैं, उनमें ये बैक्टीरियल विल्ट की समस्या बैगन में, मिर्ची में, टमाटर में अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बैक्टीरियल विल्ट की समस्या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है। तो ऐसे में हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि भाई जिन खेतों में आप पिछले कई वर्षों से इन फसलों की बिजाई करते हैं, खेती करते हैं, तो उनमें आप खेत का बदलाव जरूर करें और गर्मी के मौसम में आप उसको गहरी जुताई करें और पौधों को जब रोपाई करें तो उनको फ्यूजेरियम विल्ट से या दूसरे अन्य रोगों से बचाने के लिए बाविस्टिन के घोल में या कैप्टान के घोल में पौधों को, जड़ों को डिप करके और 20 से 30 मिनट के बीच उनको रोपाई करें और स्वस्थ पौधों की तैयारी करें, रोपाई करें। तो इस प्रकार से जो बैगन की ये समस्या है उसको हम निपट सकते हैं। ऐसे ही मिर्ची की अगर हम बात करते हैं तो मिर्ची के अंदर पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी समस्या आती है इसकी चिली लीफ कर्ल वायरस की। मिर्च का जो सुकड़न रोग है, ये विषाणु का रोग है। इसके रोग के प्रति रोग रोधी किस्म का विकास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने एक किस्म का विकास किया है जिसको हम CS27 के नाम से जानते हैं। उसको किसान भाई चयन कर सकते हैं, या हमारी लौकी की बहुत सारी किस्में हैं, पूसा नवीन है, पूसा संतुष्टि है, समृद्धि है। इनमें अपेक्षाकृत रोग कम आते हैं, विषाणु के रोग भी कम आते हैं
और अगर रोग आता है तो वो बहुत देर में आता है। डाउनी मिल्ड्यू एक समस्या आती है कभी कभी सितंबर के अंत में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में पाउडरी मिल्ड्यू का संक्रमण खेत में हो जाता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका किसान भाई पहले से अगर उनको उसकी जानकारी है तो उसका बचाव किया जा सकता है, यानी कि उनको हम प्रिवेंटिव छिड़काव कर सकते हैं बचाव के लिए, ताकि उनके खेतों में बीमारियां ना आए। ऐसे ही प्याज के अंदर जब हम खरीफ मौसम में प्याज की गंठियों से बिजाई करते हैं या पौध की रोपाई करते हैं तो उत्तर भारत में स्टेम फिलियम एक ब्लाइट आती है, इसका बड़ा प्रकोप होता है। इसके प्रति कोई भी रोग रोधी किस्म हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, या मैं कहूँ तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, पूरी दुनिया में स्टेम फिलियम ब्लाइट के प्रति रोग रोधी किस्म का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। उसकी दिशा में कार्य हो रहे हैं। हमने भी अपने संभाग में कई इसके जो सोर्स हैं वो चिन्हित किए हैं, उनको अब उन्नत किस्मों में स्थानांतरित करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, चल रहा है, और आगे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में इस समस्या से हम निदान कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें लोबिया की, लोबिया बारिश की मौसम में उगाई जाती है, गर्मी में उगाई जाती है, लेकिन हमारे संस्थान ने 2 किस्मों का विकास किया है, पूसा सुकोमल और पूसा धारनी। ये दोनों किस्में ऐसी हैं जिनमें जो कॉमन विषाणु का रोग लगता है लोबिया में, आप देखते हैं जब विषाणु का रोग लगता है तो पत्तियों में पीले पीले धब्बे बन जाते हैं, पूरा पौधा पीला हो जाता है, उससे बढ़वार नहीं आती है और फूल नहीं आते हैं, फल नहीं बनते हैं, फलियां नहीं बनती हैं। तो हमारे संस्थान की जो 2 किस्में हैं, पूसा सुकोमल और पूसा धारनी, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। इनमें रोग का बहुत ही कम प्रकोप होता है, विषाणु रोग ना के बराबर ही आता है। तो इससे किसान को इसके लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी लागत कम हो जाती है। बिल्कुल, तो ये तो आपने अच्छी जानकारियां जो है वो रोग रोधी जो किस्में हैं उनके बारे में आपने दे दी है। लेकिन डॉक्टर तोमर, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं इस वक्त कि देश के कई हिस्सों के अंदर जो है वो बारिश बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और ऐसे में खेतों के अंदर जल भराव जैसी भी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो किस तरह से जल की निकासी का काम कर सकते हैं, और क्या अभी सब्जियों में इस वक्त सिंचाई करने की आवश्यकता है किसानों को या नहीं? देखिए, आपने 2 प्रश्नों को एक साथ रखा है। मैं कहना चाहूंगा जिन देश के भागों में, आप पूर्वोत्तर भागों में, बिहार के जो उत्तरी जिले हैं उनमें, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे जनपद हैं जिनमें अभी बाढ़ की समस्या बनी हुई है, और ये बाढ़ वर्षा के कारण या हमारे पड़ोसी देशों के अंदर होने वाली वर्षा का जो प्रवाह हमारे नदियों के माध्यम से हमारे देश में होता है, और उससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। वर्ष प्रतिवर्ष ये स्थिति हम देखने को मिलती है। तो सब्जी फसलें जल भराव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। तो जिन किसान भाइयों के सब्जियों के इन क्षेत्रों में पड़ते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है। अगर हम बारिश की बात करें, जिन क्षेत्रों में बारिश निरंतर हो रही है वहां तो जल निकास की व्यवस्था पहले से ही करनी है। हम किसान भाइयों को कहते हैं कि जब वर्षा के मौसम में आप सब्जी की खेती या कोई भी फसल उगाना चाहते हैं तो आपको पहले सुनिश्चित करना है कि जल भराव की अगर स्थिति पैदा हो जाती है तो उसको जल निकासी किस प्रकार की होगी, यानी कि अपने पास की खेत की बंडिंग होनी चाहिए, मेड़े अच्छी होनी चाहिए, ना ड्रेनेज चैनल होनी चाहिए अतिरिक्त पानी के निकास के लिए, और उनकी नालों नदी नालों की सफाई भी होनी चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार का खरपतवार या फसलों के अवशेष मिलकर के उसको जो है खराब ना कर दें। तो ऐसे में ये होता है कि उनको हम पहले से व्यवस्था करनी है। और अगर तेज वर्षा एकदम से आती है, देखिए मैं कहना चाहूँगा पिछले कई वर्षों में ये वर्षा के मौसम में बदलाव देखा गया है कि अचानक से 50 से 60 mm या 100 mm बारिश हो जाती है, और वो बारिश फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायी होती है। फसलें उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाती, वो पानी बह करके नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा वर्षा की अधिकता एकदम से उसकी जो तीव्रता के साथ वर्षा आती है तो वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायी होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को अपने पिछले 1 दशक के अनुभवों के आधार पर देखना है कि हमारे क्षेत्र में ये इस प्रकार का व्यवहार मौसम में देखने को मिल रहा है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी योजना को बनाना पड़ेगा।
ऐसे खेतों में सब्जी फसलों को उगाना पड़ेगा जो ऊंचाई के खेत हैं, जिनमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, क्योंकि मौसम तो किसान के हाथ में नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये स्थिति तो किसान के पास है कि वो अपने सब्जी फसलों को ऐसे खेतों में लगाएं जिसमें जल भराव ना होता हो। अगर कहीं संभावना ये है कि इसकी स्थिति नहीं बनती तो जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, अपने आसपास के जो नदी नाले हैं उनकी सफाई रखें, ताकि अतिरिक्त जो वर्षा होती है उसका पानी आसानी से आपके खेतों से निकल जाए। और अगर वर्षा का पानी रुका रहता है तो उसके जल निकास के लिए किसान भाई को अपने खेत में जाके निरीक्षण करने की आवश्यकता है, उसको निकालने में आपको खुद सूझबूझ का निर्णय लेना पड़ेगा। जी, वहीं डॉक्टर तोमर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर और करना चाहूंगी कि क्या ये समय सीधी बिजाई करने के लिए सही है या फिर जो है वो नर्सरी भी लगाई जा सकती है? देखिए, मैंने बताया कि जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, उनकी अभी या हरी प्याज के लिए आप अगेती फसल लेना चाहते हैं, उसकी अभी आप बिजाई कर सकते हैं, या लहसुन की आप हरी पत्ते में ग्रीन वेजिटेबल के लिए आप उगाना चाहते हैं तो उनकी सीधी बिजाई करने का समय है। किसान भाई अभी गाजर की भी अगेती जो किस्में हैं उनकी बुआई के लिए तैयारी कर सकते हैं अपने खेतों की। मूली की अभी किसान भाई पूसा चेत की या इस समकक्ष समूह की दूसरी किस्मों को लेकर के उनकी सीधे बिजाई कर सकते हैं। और सलजम की जो हमारी जो स्थानीय लाल रंग की सलजम है उसकी अभी बिजाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें लौकी, तुरई, खीरे की या भिंडी की, तो मैं अपने किसान भाई, क्योंकि तकरीबन हमारे किसान भाई अगर अब सीधी बिजाई करते हैं तो उनकी उत्पादकता प्रभावित होगी, उत्पादन कम मिलेगा, तो ऐसे में इनकी बिजाई ना करें। और जो हमारे पास उनके ऑप्शंस हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात की, चुलाई की बात की, इनको हमारे किसान भाई अपना सकते हैं। या पौध तैयार है तो सितंबर माह में तैयार होने वाली फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर तोमर, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं पहले आपको एक खास रिपोर्ट।
खरीफ फसलों के लिए मॉनसून काफी अहम माना जाता है। खरीफ फसलों का देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान होता है। इस समय किसानों ने खेतों में कई तरह की सब्जियों की फसलें बो रखी हैं और बरसात के मौसम में आर्द्रता और तापमान का सब्जियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता और तापमान अधिक रहने के कारण सब्जियों में कई तरह के कीटों और रोगों के लगने की आशंका बनी रहती है। टमाटर की फसल में इस समय झुलसा रोग होने की आशंका रहती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से इंडोफिल 45 दवा का छिड़काव प्रभावित जगह पर करे। आमतौर पर फसल में बीमारियां मिट्टी और बीज दोनों से ही आ सकती है। ऐसे में किसान अगर बुआई से पहले ही बीजोपचार कर ले तो फसल में बीमारी की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। वहीं मिट्टी जनित बीमारियों से फसल को बचाने के लिए नर्सरी बेड आदि को उपचारित करें। इस मौसम में सब्जियों में विषाणु जनित बीमारियों के लगने की आशंका रहती है। खासकर भिंडी, टमाटर और मिर्च में विषाणु जनित रोग लग सकते हैं। इस मौसम में किसान टमाटर और भिंडी को भेदक कीटों से बचाने के उपाय करे, लेकिन कीटनाशकों को छिड़कने से पहले किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। हालांकि किसान खुद भी सुरक्षित कीटनाशकों की पहचान कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड यानी छिड़काव करने के कितने दिन बाद आप सब्जियों की तुड़ाई कर उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान खेतों में बरसात का पानी जमा नहीं होने दे, फालतू पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करे। सब्जियों में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई कर खरपतवार को समय समय पर साफ करते रहे। वहीं जो किसान मॉनसून के इस सीजन में सब्जियों की बुआई करना चाहते हैं वो इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं। किसान लौकी की उन्नत किस्में जैसे पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, काशी गंगा और अर्का बहार लगा सकते हैं। वहीं चिकनी तोरी की उन्नत किस्में जैसे पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया और काशी दिव्या लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान इस समय करेला, फ्रेंच बीन, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन और मिर्ची की बुआई भी कर सकते हैं। बरसात वाली चौलाई की खेती भी किसान इस समय कर सकते हैं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर.के. शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम विचार विमर्श में। नमस्कार जी डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि हम सभी को पता है कि देश भर में इस वक्त झमाझम बरसात हो रही है। बरसात का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी फसलें हैं वो कई तरह के जो कीट हैं वो इस मौसम में उनको जरूर प्रभावित करते हैं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि इस मौसम में सब्जियों के अंदर किस तरीके के जो कीट हैं वो लगने की आशंका रहती है और बचाव जो है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, हम जैसा कि बरसात के मौसम में उगने वाली सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बरसात के मौसम में सब्जियों में कीटों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। उसका कारण यह है कि कीटों की संख्या बढ़ाने में जो इस समय तापमान होता है और जो वातावरण की नमी होती है वो कीटों की वृद्धि में बहुत सहायक होती है। तो इसी वजह से कीटों का प्रकोप सब्जियों में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए सब्जियों को बचाने के लिए कीटों का और रोगों का समय से नियंत्रण करना आवश्यक है। जैसे कि बरसात के मौसम में सब्जियों की बात हो रही है तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं वे भिंडी है और बैंगन है। इसके अलावा बरसात के मौसम में टमाटर भी उगाया जाता है, मिर्च की फसल भी ली जाती है और कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि लौकी हो गई, करेला हो गया, तोरी होगी, ये भी ली जाती हैं। अब मैं शुरुआत करूंगा कि भिंडी और बैंगन के बारे में। भिंडी और बैंगन के बारे में मेरा ये मानना है कि इस समय फसल करीब करीब 10 दिन पुरानी से लेके 1 महीने तक की होगी। जिन किसानों की फसल 10 दिन पुरानी है या 15 दिन तक भी है, तो भिंडी के बारे में बात करूंगा तो उसमें इस समय किसान खेत के चारों तरफ मक्का की 1 या 2 कतारें लगा दें। इससे ये होगा कि मक्का की जो फसल भिंडी के साथ साथ उगेगी तो उससे मित्र कीटों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी होगी। मित्र कीटों की संख्या में बढ़ोतरी होने से
जो फसल इस समय भिंडी की है, जैसा कि मैंने बताया, वे 10 दिन से 1 महीने तक पुरानी फसल हो सकती है। तो यह अवस्था होती है जब रस चूसने वाले कीट बहुत अधिक संख्या में आते हैं। रस चूसने वाले कीटों में ज्यादातर सफेद मक्खी होती है और तेला होता है। तेला हरे रंग का होता है और सफेद मक्खी, जैसा कि उसके नाम से ही पता लगता है, वो सफेद रंग की होती है। लेकिन बहुत ही छोटे कीट होते हैं ये दोनों, लेकिन अपनी आंखों से हम इनको खेत में देख सकते हैं। आंखों से देखने के बारे में निगरानी हमें करनी चाहिए। निगरानी करने के लिए हम खेत में येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, और येलो स्टिकी ट्रैप लगाने से ये होगा कि रस चूसने वाले कीट उसमें चिपक जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि रस चूसने वाले कीटों का आगमन शुरू हो गया है। इसी तरह बैंगन में भी रस चूसने वाले कीट ये दोनों ही प्रमुखता से आते हैं, जिसमें सफेद मक्खी और तेला है। तो इनकी रोकथाम के उपाय हमें करने होंगे। एक तो ये है कि मैंने बताया कि जैसे ये येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं। अगर हमें नियंत्रण करना है येलो स्टिकी ट्रैप से, तो हमें 1 एकड़ में 10 ट्रैप लगाने होंगे, दोनों ही फसलों में, भिंडी में भी बैंगन में। और अगर निगरानी करनी है तो 1 एकड़ में 4 या 5 ट्रैप काफी होंगे। अब इनकी अगर संख्या अधिक तेजी से बढ़े तो हमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़े। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने से पहले हमें खेत की निगरानी करनी चाहिए। निगरानी में यह है कि कम से कम 1 सप्ताह में 1 या 2 बार खेत में जाकर घूम लें। खेत में जाके घूमने में अगर हमें कोई पीले पत्ते या पौधे दिखाई दें, तो ऐसे पौधों को हमें पूरी तरह से जमीन से उखाड़ देना चाहिए और एक थैला लेकर घूम घूम के उसमें सारे पीले पौधे इकट्ठा कर दें। और इकट्ठा करने के बाद खेत के बाहर एक गड्ढा खोदकर इन पीले पौधों को जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से ये होगा कि अगर हम ये पीले पौधे खेत में ही छोड़ देंगे तो ये रोग और भी पौधों में तेजी से फैल जाएगा। अगर हम इन पीले पौधों को खेत से निकाल देंगे तो इस रोग के फैलने में जो रोग होता है, इसमें पत्तियां और पौधे पीले पड़ जाते हैं, इसे येलो वेन मोजेक वायरस रोग बोलते हैं। तो वो यह रोग फैलने से खेत में बच जाएगा। इसके अलावा अगर भिंडी के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दें तो हमें समझना चाहिए कि तेले का प्रकोप शुरू हो गया है। तो सफेद मक्खी और तेले के प्रकोप से बचने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। रासायनिक दवाओं में भिंडी में हमें एसिटामिप्रिड का छिड़काव करना चाहिए और दूसरा छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड का किया जा सकता है। इसी दोनों छिड़काव का अंतराल करीब करीब 15 दिन का होना चाहिए। इसी तरह बैंगन में रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए हमें दवाई होती है थायामेथॉक्सम, उसका छिड़काव करना चाहिए। और अगर दूसरा स्प्रे करने की जरूरत हो तो उसमें इकोनीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोनीम एक नीम आधारित कीटनाशक है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि बैंगन और भिंडी के अलावा इस समय हमारे खेतों में टमाटर भी है और हमारे खेत में मिर्च भी है। जी डॉक्टर शर्मा, आप अभी यहाँ पर बैंगन और टमाटर के संबंध में भी कुछ जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा हमारे खेतों में इस समय टमाटर भी है और मिर्च भी है और कद्दू वर्गीय सब्जियां भी हैं। अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में बात करें तो इस समय है जब कद्दू वर्गीय सब्जियां खेत में बढ़वाड़ ले रही हैं और ये समय है जब एक लाल रंग का कीट होता है, उसका प्रकोप अधिक मात्रा में होता है। लाल रंग के कीट के लिए ये अगर इसको देखेंगे तो खेतों में आसानी से दिख जाएगा। इसके बचाव के लिए हमें एक दवाई होती है कार्बोसल्फान। कार्बोसल्फान का हमें छिड़काव करना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो दूसरा या तीसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पे किया जा सकता है, अगर एक छिड़काव में इन कीटों का नियंत्रण ना हो। जब करेले की फसल आगे बढ़ती है तो इनमें करेले या लौकी की फसल आगे बढ़ेगी तो इसमें आगे प्रकोप होगा जो है फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन येलो स्टिकी ट्रैप से पूरा नियंत्रण इसका नहीं हो पाएगा। तो हमें इसके लिए एक ट्रैप आते हैं एक तरह के,
उनको फ्रूट फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप 10 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए, उससे फल मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। फल मक्खी का जो आक्रमण है खेत में, वो कली बनने से लेके जब तक फसल पकते हैं तब तक होता रहता है, इसलिए इसका नियंत्रण आवश्यक होता है ताकि हम अच्छी कद्दू वर्गीय फसलें स्वस्थ तरीके से ले सकें। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था टमाटर और मिर्च की। टमाटर भी और मिर्च भी, इनमें भी शुरुआती अवस्था में रस चूसने वाले कीट आते हैं। टमाटर की बात करें तो उस समय उसमें अधिकतर सफेद मक्खी का प्रकोप का समय है। सफेद मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए इस समय हमको जो है थाइमेथॉक्सम दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और मिर्च की अगर बात करें तो मिर्च में भी जो है प्रकोप चेपे का हो सकता है, और उसमें माइट भी आते हैं और थ्रिप्स भी आते हैं। इनके माइट और थ्रिप्स के प्रकोप से बचने के लिए एक हमें दवाइयां होती हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के अलावा मिर्च में स्पाइनोसाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों दवाइयों से रस चूसने वाले कीटों जैसे माइट और थ्रिप्स का नियंत्रण होगा। साथ साथ में अगर इसमें फल छेदक भी आएंगे तो ये दोनों दवाएं उन फल छेदकों का भी नियंत्रण कर पाएंगी। जी डॉक्टर शर्मा, वही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने अभी बहुत विस्तार से जानकारी दी कि कौन कौन से कीट जो हैं वो लग सकते हैं और किस तरह से जो है उनका निवारण किया जा सकता है, लेकिन अगर पहले से ही किसी तरह की कोई सावधानी बरत ली जाए तो क्या कीट लगने की आशंका कम हो जाती है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हमें आखिरी अवस्था में ही करना चाहिए। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि भिंडी में हम मक्का की अंतर फसल ले सकते हैं। इसके अलावा बैंगन में भी मक्का की अंतर फसल ली जा सकती है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर के साथ हमें गेंदे की अंतर फसल लेनी चाहिए। और इनके नियंत्रण से पहले दवाई का छिड़काव हम करें। जब हम इसकी बुआई करते हैं, एक्चुअली में ज्यादातर किसानों ने बुआई कर दी है, लेकिन अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं तो बुआई से पहले बीजों का उपचार करना चाहिए। बीजों का उपचार करने से ये होगा कि जो बीज से उपचार करेंगे, दवाइयों से हम बीजों का उपचार करेंगे तो रस चूसने वाले कीट दवाई बीज का उपचार करने के बाद करीब करीब हमें 20 से 30 दिन तक कीटों के आक्रमण से छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि निगरानी के लिए येलो स्टिकी ट्रैप और सुंडियों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप का हमें प्रयोग करना चाहिए। जी, वहीं सब्जियों में भी अगर हम बात करना चाहें कि यहाँ पर रोग लगने की भी आशंका कम हो जाए, तो इसे लेकर बुआई से पहले और बुआई के बाद किस तरह के कदम उठाने चाहिए हमारे किसानों को? हाँ, आपने बड़ा ठीक सवाल किया है। अगर बुआई से पहले की मैं बात करूं तो नर्सरी तैयार करते समय एक तो हमें नर्सरी में नीम केक मिलाना चाहिए और वर्मी कंपोस्ट की खाद मिलानी चाहिए, और एक फफूंदनाशक आता है, इसको ट्राइकोडर्मा बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा से हमें बीजों का उपचार करना चाहिए। अगर ट्राइकोडर्मा अवेलेबल ना हो तो हम थायरम या कप्तान से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। और नर्सरी में हमें ये ध्यान रखें कि पानी की निकासी की व्यवस्था हो, पानी नर्सरी में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें अगर हम अपनाएंगे, और जो नर्सरी का एरिया है उसे 40 नंबर की जाली से, हमें प्लास्टिक की एक जाली आती है 40 नंबर की, उससे कवर करना चाहिए। इससे ये होगा कि जब हम नर्सरी को 40 नंबर की जाली से कवर करेंगे तो हमारी नर्सरी जो करीब करीब 1 महीने तक रहती है वह कीटों के आक्रमण से बची रहेगी, और इस तरह से स्वस्थ पौध को हम मुख्य खेत में लगा सकते हैं। जी, कीट प्रबंधन के अगर आधुनिक तौर तरीकों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूं तो उसके संबंध में क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को? आधुनिक तरीकों की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि हमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। रासायनिक दवाओं का प्रयोग
कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें हमारे मित्र कीट खेतों में भरपूर मात्रा में रहें। मित्र कीटों की संख्या खेतों में बढ़ाने के लिए अंतर फसल उगाने की सलाह दी जाती है। इससे यह होता है कि मुख्य फसल में जब हम स्प्रे करते हैं तो जो अंतर फसल साथ में लगी होती है उसमें मित्र कीट पनपते रहते हैं, और अगर कुछ संख्या स्प्रे करने के बाद मित्र कीटों की मुख्य फसल में कम भी होती है तो वह अंतर फसल से वापस मुख्य फसल में पहुंच जाते हैं और जो हानिकारक कीट हमारे खेतों में है उनका भक्षण होने लगता है। और लेकिन साथ में ये बहुत जरूरी है कि हम फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करें। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने से ये होता है कि इनके आगमन की सूचना बड़े हमें शुरुआती अवस्था में मिल जाती है। अगर हमें आगमन की सूचना बहुत जल्दी मिल जाएगी तो कीटों के नियंत्रण में आसानी होगी। अगर कीटों की संख्या खेत में ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद हम नियंत्रण करने के लिए सोचेंगे तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पैदा होगी और ज्यादा दवाइयों का और ज्यादा स्प्रे का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो फेरोमोन ट्रैप और अंतर फसल का प्रयोग सब्जियों की फसल में आजकल की जो है मुख्य वो है कि जो है आधुनिक तरीके से हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, मॉनसून का समय है और कई बार बहुतायत में बरसात होने से पौध को भी जो है वो काफी नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में किसानों को होने वाली समस्याएं और उनका समाधान क्या है? देखो, इसकी तो एक ही बहुत साधारण समाधान ये है कि जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं वह जमीन की सतह से करीब करीब 10-12 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए और एक जो नर्सरी बेड है उसकी चौड़ाई जो है करीब करीब 1.5 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 बेड के बीच में एक पानी की निकासी की छोटा सा चैनल होना चाहिए। तो अगर जमीन की सतह से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हमारी नर्सरी ऊपर होगी तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा और पानी आसानी से निकल जाएगा और हमारी पौध भी नहीं खराब। जी क्योंकि आप बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं, ऐसे में ही एक सवाल यहाँ पर और मैं जोड़ना चाहूंगी कि बरसात के इस मौसम में सुरक्षित सब्जी उत्पादन किस तरह से कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन? सुरक्षित सब्जी उत्पादन, जी हाँ, सुरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम स्प्रे करने लगें, स्प्रे करने से पहले एक तो ये है कि स्प्रे करते समय हवा की दिशा का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्प्रे की जो ड्रॉपलेट है वो आपके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा तरीका यह है कि 2 स्प्रे के बीच में 10 से 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। और तीसरी बहुत जरूरी बात है कि जब भी हम खेत में स्प्रे करें, अगर खेत फल आने की अवस्था में खड़ा हुआ है तो स्प्रे करने से 1 दिन पहले हमें फलों को तोड़ लेना चाहिए। इससे ये होगा कि स्प्रे करने से पहले अगर हम फलों को तोड़ लेंगे तो जो कीटनाशकों का जो उसमें आने की संभावना फलों में होती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि बैंगन की अगर बात करें तो एक बार तोड़ाई करने के बाद दूसरी तोड़ाई करीब 4-5 दिन बाद आती है। भिंडी में भी दूसरी तोड़ाई 2 से 3 दिन बाद आती है। तो आजकल की जो दवाइयां हैं मैंने बताई, उनका वेटिंग पीरियड बहुत कम है। मतलब स्प्रे करने के बाद 3-4 दिन के अंदर हम फल की तोड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब भी स्प्रे करें उससे ठीक 1 दिन पहले फल तोड़ लें। अगर और जो आजकल बहुत जो दवाइयां हैं, काफी अच्छी दवाइयां हैं, उनका प्रभाव रेजिड्यू के फॉर्म में फलों में ना के बराबर आता है। अगर हम भिंडी और बैंगन की बात करें तो उसमें जो है सुंडियों के नियंत्रण के लिए 2 दवाइयां बहुत ही अच्छी हैं। एक तो है इमामेक्टिन बेंजोएट, दूसरी है क्लोरेंट्रेनिपोल। ये दोनों दवाइयां 2 से 3 ml या 2 से 3 ग्राम पर 10 लीटर के हिसाब से डालनी चाहिए। अगर हम टमाटर की बात करें तो इसमें सुंडियों के नियंत्रण के लिए दवाइयां हैं। एक दवाई है इंडोक्साकार, ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। दूसरी दवाई है फ्लूबेंडामाइड, ये दवाई 2 से 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से प्रयोग में लाई जा सकती है। इसी तरह से अगर हम मिर्च की बात करें तो सुंडियों के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरेंट्रेनिपोल और स्पाइनोसेट नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी,
वहीं जो किसान इस मौसम में जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? हाँ, जैविक खेती आजकल का प्रचलन है और जैविक खेती के नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है कि जब आप खेत तैयार करें बुआई के लिए तो उसमें 250 किलो नीम केक बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें सुंडियों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल करें। और ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल के अलावा अगर तंबाकू की सुंडी का प्रकोप अक्सर मिर्च में होता है और टमाटर में भी होता है, उसके लिए एक दवाई आती है एनपीवी। तंबाकू की सुंडी के लिए एनपीवी अलग होता है और एक होती है अमेरिकन सुंडी, उसका एनपीवी अलग होता है। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए एनपीवी का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कर सकते हैं, नीम आधारित दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि बुआई से पहले नीम केक डालना चाहिए और जहां पे भी उपलब्धता हो जी हमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर शर्मा आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम विचार विमर्श में जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने जो भी संबंधित जानकारी आपको दी वो आप सभी के ज़रूर काम आएगी। तो हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।